स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 11 बल तथा दाब का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ और इसमें आप कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जो हैं नंबर 1 घनत्व। तो बच्चों, घनत्व क्या है, इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं। देखिए, घनत्व किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। और घनत्व एक बराबर द्रव्यमान बटे आयतन यानी D बराबर m/v, D = m/v। घनत्व को D, द्रव्यमान को m तथा आयतन को v से व्यक्त करते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो सबसे पहले आप घनत्व की परिभाषा देखिए। आप घनत्व को कैसे समझेंगे। ये क्या है आपका, ये आयतन है। आयतन है तो हम इसको बोल सकते हैं कि एकांक आयतन, यानी एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को घनत्व कहते हैं। या दूसरे शब्दों में एकांक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। अब परिभाषा तो हो गई बच्चों, अब हमें इसका मात्रक निकालना है। मात्रक को रटना नहीं है बल्कि मात्रक को सूत्र से निकालना है। तो द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, बड़ा मात्रक किलोग्राम, इससे छोटा ग्राम, ठीक है ना। तो अब देखिए आयतन का मात्रक क्या होता है। आयतन, जैसे आयतन का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी का मात्रक क्या है, मीटर। तो लंबाई का मात्रक भी मीटर है, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर है और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर है। तो कितने बार मीटर यूज हुए, 3 बार। तो हम कह सकते हैं ना, यह आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। तो हमारा घनत्व का मात्रक क्या बना, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आगे देखिए बच्चों, V बराबर 1, D तो D बराबर m, यानी V को अगर हम 1 कर दें तो ऑब्वियसली D बराबर m हुआ। जल का घनत्व निश्चित होता है। क्या होता है जल का घनत्व, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसी प्रकार पारे का घनत्व भी निश्चित होता है, 13600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जल का घनत्व क्या हुआ, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। पारे का घनत्व 13600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब देखिए बच्चों, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। किसी वस्तु का घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अभी अब घनत्व की बात हुई थी, घनत्व किसी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। इसका घनत्व का सूत्र क्या हुआ, आपेक्षिक घनत्व का सूत्र क्या हुआ, वस्तु का घनत्व क्या हुआ D, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक, वस्तु का आपेक्षिक घनत्व। आगे देखिए बच्चों, आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। इससे हाइड्रोमीटर से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा तथा आयतन कम होता है, न्यूनतम होता है। अब आपको आगे पढ़ना है उत्प्लावन बल। अब थ्रस्ट, उत्प्लावन बल क्या है, देखिए बच्चों, किसी वस्तु को पानी या द्रव में डुबोने पर द्रव का कितना आयतन विस्थापित होता है, आओ करके देखें। आपने कभी ऐसा किया है कि कोई भी वस्तु लेकर के पानी में डुबोई हो और वस्तु वो डूब जाती है या फिर तैरती है, ये कंडीशन होती है। इस चीज़ को समझना है हमें। किसी वस्तु को द्रव या पानी में डुबोने पर
कितना आयतन विस्थापित होता है, यानी उस द्रव या पानी का कितना आयतन विस्थापित होता है या हटता है। आओ हम इस चीज़ को करके देखें, इस एक्टिविटी को करके देखें। क्रियाकलाप में क्या करना है? क्रियाकलाप में कांच का एक गुटका लेना है। कांच का गुटका लें, इसका आयतन ज्ञात करें। सबसे पहले कांच का गुटका ले लिया, फिर आगे क्या है? पानी से पूर्णतः भरा हुआ एक बर्तन खाली टब में रखें। पानी से भरा हुआ बर्तन में खाली टब बना लिया, ठीक है। आप इसमें पानी से भरा बर्तन रखें। ये पानी से भरा बर्तन रख लिया। अब इसमें हमें क्या करना है? कांच का टुकड़ा डुबोना है। कांच का टुकड़ा डुबोना है, ठीक है। तो कांच के टुकड़े को इसमें पूर्णतः डुबोकर गुटके द्वारा विस्थापित जल टब में एकत्र करें। यानी का मतलब इस खाली टब का यूज ये है कि जब पानी से भरे बर्तन में हम गुटका डालेंगे, पूरी तरह लबालब पानी से भरे बर्तन में जब गुटका डालेंगे तो पानी जो है बाहर निकलने लगेगा, और जो पानी बाहर निकलेगा वो खाली बर्तन में, खाली टब में इकट्ठा हो जाएगा। विस्थापित जल का आयतन ज्ञात कर लिए। अब जो पानी निकला है गुटके को डुबोने पर, उसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं। आगे देखिए बच्चों, कांच के टुकड़े के आयतन और इस गुटके द्वारा विस्थापित पानी के आयतन में क्या संबंध है? आपने देखा कि गुटके का आयतन विस्थापित जल के आयतन के बराबर है। सबसे पहले गुटके का आयतन ज्ञात करना था ना, और फिर गुटका डुबोने पर निकला हुआ पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो दोनों पता चला कि दोनों का आयतन समान है, बराबर है। अतः किसी वस्तु को पानी में या द्रव में पूर्णतः डुबोने पर वह अपने आयतन के बराबर द्रव विस्थापित करती है या द्रव हटाती है। जब किसी वस्तु को पानी या किसी द्रव में पूर्णतः डुबोते हैं, तो अपने आयतन के बराबर ही द्रव विस्थापित करती है, द्रव को हटाती है। किसी वस्तु को पानी में डुबोने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब इस प्रश्न को क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। एक ईंट लेकर, इस क्रियाकलाप में हमें क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक ईंट की और पानी से भरे टब की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं हम इस क्रियाकलाप को करते हैं। एक ईंट लेकर उसे हवा में उठाएं। सबसे पहले इसको हवा में उठाएं, फिर उसे पानी से भरे बर्तन में हाथ पर रखकर डुबोएं। आपने ईंट के भार में क्या अंतर महसूस किया? हवा में उठाने पर और पानी में डुबोने पर, यानी ईंट को हाथ से पकड़कर पानी में डुबोने पर क्या अंतर महसूस किया दोनों के भार में? आप महसूस करते हैं कि ईंट हल्की मालूम पड़ती है। इसमें पानी में ईंट हल्की मालूम पड़ती है, क्योंकि ईंट को पानी में डुबोने पर ईंट द्वारा अपने आयतन के बराबर हटाए गए पानी द्वारा ईंट पर ऊपर की ओर बल लगता है। ईंट के आयतन के बराबर हटाए गए पानी द्वारा ईंट पर ऊपर की ओर बल लगता है। इस बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। किसी वस्तु को पानी या द्रव में डुबोने पर वस्तु के आयतन के बराबर जो वस्तु में जो एक बल कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। और उत्प्लावन बल के कारण ही वस्तु किसी द्रव या पानी में तैरती है। यह वस्तु के भार की दिशा के विपरीत दिशा में होता है।
यानी वस्तु का भार तो नीचे की ओर होता है, वस्तु का भार किधर होता है, नीचे की ओर, जबकि उत्प्लावन बल का डायरेक्शन, उत्प्लावन बल की दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है। जैसे ये वस्तु है, यहाँ से ये जो है, यहाँ बताती हूँ, मान लीजिए ये कोई वस्तु है ना, तो वस्तु जो है ये किसी बर्तन में है, ठीक है, पानी भरे बर्तन में है, और इस पर जो उत्प्लावन बल कार्य ऐसे करेगा इधर से, ठीक है, और वस्तु का भार इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो वही कहा गया है। आगे देखते हैं बच्चों और समझते हैं इसके बारे में। किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोने पर, समझिए इस बात को, किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर उसके भार में कमी प्रतीत होती है। ये तो हम सभी ने महसूस किया है, जब किसी हम वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो हल्की महसूस होती है, यानी उसके भार में कमी महसूस होती है, कमी प्रतीत होती है। क्या अपने कुएं से पानी खींचते समय पानी से भरी बाल्टी को पानी के अंदर तथा पानी की सतह से ऊपर की ओर खींचने में आवश्यक बल में अंतर का अनुभव किया है? यानी पानी भरी बाल्टी को पानी के अंदर और पानी के बाहर खींचने में लगाए गए बल में अंतर महसूस किया है क्या? दोनों कंडीशन में किस में बल ज़्यादा लगाना पड़ा आपको, बताइए, पानी से, या फिर दूसरी एक एक्टिविटी के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, पानी से भरे मग या लोटे को पानी के अंदर तथा बाहर उठाकर देखें, क्या दोनों स्थितियों में आपको बराबर बल लगाना पड़ता है? क्या इस अवलोकन को उत्प्लावन बल की संकल्पना से समझा जा सकता है? तो बच्चों बताइए पहले आप, पानी से भरे मग या लोटे को पानी के अंदर तथा बाहर उठाने, दोनों स्थितियों में आपको किस में बल लगाना पड़ता है? पानी से भरे मग को बाहर उठाने से, या फिर पानी से भरे मग या लोटे को पानी के अंदर या बाहर उठाने पर, बताइए, हवा में उठाने से ज़्यादा बल लगाना पड़ता है या फिर पानी के अंदर, पानी के ऊपर, बताइए, पानी के अंदर या बाहर किस में बल लगाना पड़ता है, बताइए आप। आगे देखिए बच्चों, उत्प्लावन बल किस प्रकार बदलता है, इसको भी हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। लोहे के इसमें क्या है, इस चित्र को देखिए, सबसे पहले आप इस चित्र को देखें और इसी पर पूरी क्रियाकलाप कंप्लीट होगी। इसमें क्या है, ये कमानीदार तुला है, क्या है, कमानीदार तुला, और यहाँ पर एक हुक लगा सिलेंडर है, ठीक है ना। अब दूसरे में देखिए, ये बर्तन है जो पानी से भरा है, और यहाँ पर पानी से भरा है लेकिन इसमें टोटी भी लगी है और दूसरे कमानीदार तुला में क्या है, इसमें एक थैली लगी हुई है, और ये पानी का बर्तन की टोटी इस प्रकार अरेंज की गई है कि इसका पानी जो है थैली में इकट्ठा होता रहे। बस क्रियाकलाप में यही है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप को। लोहे के हुक लगे एक बेलन को स्प्रिंग तुला से लटकाकर वायु में उसका भार नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, कांच का एक टोंटीदार बर्तन चित्र के अनुसार लें, इसे टोंटी के स्तर तक जल से भरें। कांच के बर्तन में क्या करना है, पानी भर देना है। टोंटी के मुंह पर एक स्प्रिंग बैलेंस से लटकी पॉलीथीन की थैली इस प्रकार समायोजित करें कि पानी से भरे बर्तन से निकला पानी इस थैली में एकत्र हो जाए। इसका मैंने समझाया था ना बच्चों आपको, ये जो थैली है, थैली का यूज सिर्फ इसलिए है कि जो पानी भरे बर्तन से बेलन को डिबोने पर जो पानी भरे बर्तन से पानी निकले तो वो सीधा थैली में इकट्ठा हो, क्योंकि इस पानी का आगे जो है मेजरमेंट किया जाएगा, इसका आयतन ज्ञात किया जाएगा, ठीक है।
अब स्प्रिंग बैलेंस से लटके लोहे के बेलन को धीरे धीरे पानी के अंदर डुबोते हैं या डुबोएं। क्या होता है ये आप देखते हैं, हम सब देखते हैं। लोहे का बेलन पानी में डुबोते जाने पर पानी निकलकर थैली में भरता जाता है। जैसे हम लोहे के बेलन को पानी में डुबोते हैं, पानी भरे बर्तन में डुबोते हैं तो पानी निकलकर थैली में इकट्ठा होता जाता है। बेलन को धीरे धीरे नीचे करते हुए पानी में पूर्णतः डुबो देते हैं। तो इसमें खा में थोड़ा डुबोया और फिर गा में उससे ज़्यादा और खा में पूरी तरह से डुबो दिया है इन्होंने। इसी तरह से आगे की स्थिति में भी पूरी तरह से डुबोया गया है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। इस अवस्था में इन दोनों तुलाओं की पाठ्यांक नोट कर लें। दोनों तुलाओं की बेलन के कौन से दोनों तुलाओं का रीडिंग लेना है हमें। एक तो बेलन के वायु में लटकी अवस्था में के पाठ्यांक में से बेलन के जल में पूर्णतः डूबी अवस्था का पाठ्यांक, यानी बेलन को हवा में जब बेलन लटक रहा था उस समय की रीडिंग ले लेते हैं और जब बेलन पूरी तरह से पानी में डुबोया गया था उस समय की रीडिंग ले लेते हैं। पाठ्यांक के इस अंतर का क्या कारण है। पाठ्यांक में जो अंतर आता है रीडिंग में उसका क्या कारण है। बेलन के भार में यह कमी उत्प्लावन बल के कारण होती है। बेलन के भार में जो कमी आ रही है, कमी किस में आ रही है, जो बेलन पानी में डूबा हुआ है उसके भार में कमी आ रही है। तो वो जो कमी है उत्प्लावन बल के कारण ही आ रही है। भार की इस कमी और थैली में एकत्र पानी के भार में क्या संबंध है। क्वेश्चन क्या है, भार में कमी और थैली में एकत्र पानी के भार में क्या संबंध है। तो बच्चों दोनों लगभग समान हैं। दोनों लगभग समान है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बेलन के भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होती है। यानी बेलन के भार में जो कमी आ रही है वो और बेलन के डुबोने पर जो पानी बाहर निकला उसका भार दोनों का बराबर ही आ रहा है। बेलन के भार की कमी और एकत्रित पानी का भार दोनों ही बराबर आ रहे हैं। पानी के स्थान पर हम अन्य द्रव पर भी समान परिणाम मिलते हैं। पानी के स्थान पर दूसरे द्रव्यों में भी समान परिणाम मिलते हैं। अब देखिए बच्चों, जब कोई निष्कर्ष ये निकलता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक या थोड़ी आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि भार में जो कमी आती है ना, तो वो वस्तु के डुबोने पर जो द्रव बाहर निकलता है उसके भार के बराबर होती है। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जैसे 50 ग्राम की कोई चीज़ है, ठीक है, और पानी में डुबोने पर वो 40 ग्राम की उसका वजन महसूस हो रहा है, 40 ग्राम के बराबर। तो और उस वस्तु को डुबोने पर लगभग 10 ग्राम पानी बाहर निकल जाता है। तो वो 10 ग्राम पानी और 10 ग्राम भार में कमी हुई है वस्तु की, तो दोनों ही बराबर होते हैं, कहने का मतलब। और आगे देखिए बच्चों, सर्वप्रथम यूनान देश के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने इसे ज्ञात किया था। किसने ज्ञात किया था? आर्किमिडीज ने। इन्हीं के नाम पर इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यही हुआ आपका ऊपर, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है
और भार में एक अमीश वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। तो बच्चों, समान भार की वस्तु की आकृति बदलने पर उत्प्लावन बल की मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। क्रियाकलाप में क्या है, सबसे पहले धातु की एक कटोरी लें। कटोरी के भार के बराबर उसी धातु का टुकड़ा लें। जैसे आपकी स्टील की कटोरी है, मान लो सपोज स्टील की कटोरी है, अगर 100 ग्राम की है स्टील की कटोरी, तो 100 ग्राम का ही स्टील का ही टुकड़ा लेना है। तो कटोरी तथा धातु के टुकड़े को पानी से भरे बर्तन में बारी बारी से डालें। क्या होता है ये देखते हैं। धातु का टुकड़ा तो डूब जाता है, जबकि कटोरी पानी में तैरती रहती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसका जवाब आगे देखते हैं। धातु का टुकड़ा जितना जल विस्थापित करता है, हटाता है, उस पर लगा उत्प्लावन बल किस पर? धातु के टुकड़े पर उस पानी के भार के बराबर होता है। धातु का टुकड़ा जितना जल विस्थापित करता है, उस पर लगा उत्प्लावन बल उस पानी के भार के बराबर होता है जो कि उसने विस्थापित किया है धातु के टुकड़े ने। तो उत्प्लावन बल धातु के टुकड़े के भार से कम होने के कारण वह डूब जाता है। कहने का मतलब है कि जब टुकड़ा पानी में डुबोया जाता है तो उसका भार ज़्यादा होता है बजाय उत्प्लावन बल के, और इसी कारण से वो टुकड़ा पानी में डूब जाता है। क्यों? उत्प्लावन बल ही तो ऐसा है जो वस्तु को ऊपर की ओर बल लगाता है वस्तु में, जिसके कारण वस्तु तैरती रहती है। अब कटोरी के केस में क्या है बच्चों? कटोरी की विशिष्ट आकृति के कारण उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार, समझिए इस बात को, कटोरी के द्वारा हटाए गए पानी का भार या उत्प्लावन बल उसके भार के बराबर होता है। कटोरी की विशिष्ट आकृति के कारण उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार या उत्प्लावन बल उसके भार के बराबर होता है। अतः कटोरी पानी में तैरती रहती है। यानी उत्प्लावन बल का मान और कटोरी के द्वारा हटाए गए पानी का भार जो है बराबर होता है। कटोरी के द्वारा जो पानी विस्थापित किया गया है वो और उत्प्लावन बल का मान बराबर होता है। इस कारण से कटोरी पानी में तैरती रहती है। आगे देखिए बच्चों, भार में धातु के टुकड़े के बराबर होने पर भी कटोरी में अधिक उत्प्लावन बल लगने के कारण कटोरी पानी में तैरती रहती है। वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसकी आकृति एवं आकार पर भी निर्भर करता है। प्लवन क्या है? प्लवन को भी देखिए। अगला पॉइंट जो है प्लवन, पानी में वस्तुएं तैरती और डूबती क्यों हैं? अभी जो आप कटोरी और धातु के टुकड़े की जो एक्टिविटी हुई थी, क्रियाकलाप हुई थी, उस एक्टिविटी को इस एक्टिविटी के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, क्या है कि पहले कटोरी पानी में तैरती थी जबकि टुकड़ा डूब जाता था। इससे भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्या है? पानी या द्रव में वस्तुएं तैरती और डूबती हैं क्यों? यदि किसी वस्तु का हवा में भार W से प्रदर्शित करते हैं। हवा में भार क्या है? W।
वस्तु को पानी में डुबोने पर वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल W1। तो हवा में वस्तु का भार क्या है W और उत्प्लावन बल का मान क्या है W1। तो सोचिए क्या होगा यदि W, पहली स्थिति में W इज ग्रेटर देन W1। अगर W ज़्यादा है यानी वस्तु का भार ज़्यादा है, उत्प्लावन बल का भार कम है, तो क्या होगा, ये स्थिति बनेगी। ये कौन सी स्थिति बनेगी, ये स्थिति बनेगी, वस्तु पानी में डूब जाएगी। देखिए यहाँ पर वस्तु का भार यानी वस्तु का भार ज़्यादा है और उत्प्लावन बल का मान कम है, इसके कारण वस्तु प्रथम स्थिति में डूब गई है। अब सेकंड स्थिति क्या है, W बराबर W1। तो अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल के भार के बराबर है तो वस्तु तैरती है पानी के अंदर। कहाँ तैरती है, सतह के नीचे। कहाँ तैरती है, सतह के नीचे। ये कंडीशन बन रही है ना, ये पानी की सतह के नीचे तैर रही है, ठीक है। अब तीसरी स्थिति में क्या, W इज लेस देन W1। इसका मतलब ये है कि अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो वस्तु पानी की सतह पर ऊपरी सतह पर तैरती रहती है, पानी की सतह पर तैरती रहती है। ये जो है इसमें क्या है, वस्तु का भार कम है, उत्प्लावन बल ज़्यादा है, इस वजह से वस्तु पानी की सतह पर तैर रही है। पहली स्थिति में यही पॉइंट में दिया है, पहली स्थिति में वस्तु पानी में डूब जाएगी, दूसरी स्थिति में वस्तु पानी में पूर्णतः डूब जाएगी और तीसरी स्थिति में वस्तु पानी की सतह पर तैरती रहेगी तथा कुछ अंश पानी में भी डूबा रहेगा, शेष भाग सतह के ऊपर रहेगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर ही वस्तु तैरती है। क्योंकि वस्तु का भार और उत्प्लावन बल का भार अगर बराबर है तो दोनों बैलेंस बना रहता है, दोनों स्थितियां बैलेंस बनी रहेंगी। और वस्तु का भार कम है और उस पर लगाए गए चारों नीचे से इस साइड से लगाए गए जो उत्प्लावन बल का मान अगर ज़्यादा है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती रहेगी। चूँकि वस्तु का कार्यरत उत्प्लावन बल तथा वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार इसलिए जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है ऐसी वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। घनत्व बराबर होने पर वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबी हुई तैरती हैं तथा यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई तैरती है। अब आगे देखिए द्रव का दाब, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। द्रव का दाब देखिए क्या है। द्रव का दाब क्रियाकलाप से समझते हैं कि एक कांच की नली लीजिए, फिर क्या करना है, नली के एक सिरे पर गुब्बारे को धागे से बांधें, फिर नली के ऊपरी सिरे से पानी डालिए। अब देखिए बच्चों क्या होता है, पानी डालने पर क्या होता है, पानी डालने पर क्या होता है, ये है आपका एक नली है, इसके निचले सिरे पर गुब्बारे को बांध दिया गया और ऊपर से यहाँ से पानी डाला है। तो आप देख ही रहे हैं कि गुब्बारा साइज में फूल गया है। गुब्बारा क्या हुआ, साइज में
फूल गया है, बड़ा हो गया है। फूल गया है तो अब इसको देखते हैं। पानी डालने पर क्या होता है, गुब्बारा फूल जाता है। पानी की मात्रा बढ़ाने पर नली में पानी का स्तर बढ़ जाता है और गुब्बारा अधिक फूलता है। ऐसा क्यों होता है? जल स्तर बढ़ने से पेंदी पर दाब बढ़ जाता है। जैसे पानी का स्तर बढ़ता है तो पेंदी पर क्या होता है, दाब बढ़ जाता है। पानी पेंदी पर दाब लगाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि द्रव बर्तन की पेंदी पर दाब डालता है। क्या क्षैतिज दिशा में भी दाब डालता है? आओ करके देखें बच्चों। क्रियाकलाप के माध्यम से हम ये भी देखेंगे क्या क्षैतिज दिशा से भी द्रव दाब डालता है क्या। एक क्षैतिज टोंटी लगा बर्तन लें, फिर टोंटी के मुंह पर गुब्बारा बांधें। ये देखिए आप इस चित्र में देख लें पहले। ये जो बर्तन है कांच का, उसमें क्या है, ये टोंटी लगा बर्तन होना चाहिए और उस टोंटी में एक गुब्बारा बांध देते हैं। क्या करते हैं, गुब्बारा। अब इस बर्तन में फिर पानी भरते हैं और देखते हैं क्या होता है। गुब्बारे का साइज फूलता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में भी दाब डालता है। क्या अब आगे क्वेश्चन ये होता है कि क्या द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है? अभी तो ये पता चला है कि बर्तन क्षैतिज दिशा में भी दाब डालता है, कि द्रव जो है बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में भी दाब डालता है। लेकिन एक नया क्वेश्चन ये उठता है कि क्या द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है? आओ करके देखें। तो बच्चों ये हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे, जानेंगे क्या द्रव बर्तन के सभी दिशाओं में दाब डालता है। इसको देखिए, सबसे पहले आप चित्र पे नज़र डालिए। ये आपका एक टीन है जिसके चारों तरफ बराबर ऊंचाई पर छेद कर दिए गए हैं और ऊपर से इस डिब्बे को पानी से भर दिया गया है। पानी से भरने पर पता चलता है कि सारे छेदों से समान रूप से पानी बाहर निकल रहा है, समान दबाव से पानी बाहर निकल रहा है। तो वही है कि डिब्बे में पानी भरने से जल सभी दिशाओं में समान रूप से निकलता है ना, और जल की धाराएं समान दूरी पर गिरती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। अब नेक्स्ट क्रियाकलाप देखिए बच्चों। ये आप देखिए, यहाँ पर दो बर्तन रखे हैं और दोनों बर्तन टोंटी लगी हैं। समान ऊंचाई पर दोनों बर्तनों में टोंटियाँ लगी हैं, लेकिन समान ऊंचाई तक इसमें द्रव नहीं भरा है। यही तो देखना है कि द्रव की ऊंचाई, यानी द्रव की ऊंचाई बढ़ने पर क्या द्रव दाब बराबर लगाता है, यानी एक बर्तन में कम ऊंचाई तक पानी भरा है, दूसरे में ज़्यादा है। क्या इस कंडीशन में क्या द्रव बराबर दाब लगा रहा है? ये हमें देखना है प्रयोग के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो इसमें टोंटी लगे टिन लेते हैं, जो टोंटी लगे दो डिब्बे लेते हैं और उनकी टोंटियों में क्या बांध देते हैं, गुब्बारा। और दोनों डिब्बों में क्रमशः आसमान ऊंचाई तक द्रव भर लेते हैं। फिर दोनों डिब्बों में लगे गुब्बारों के फूलने का अवलोकन करते हैं। तो 11.17 खां में लगा गुब्बारा और 11.17 खां में लगे गुब्बारे की तुलना में अधिक फूलता है। कहने का मतलब जिस बर्तन में अधिक ऊंचाई तक पानी भरा है उसका गुब्बारा अधिक बड़ा हो जाता है फूलकर, जबकि जिस बर्तन में कम ऊंचाई तक पानी भरा है उसका गुब्बारा थोड़ा छोटा रहता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि द्रव का दाब गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। द्रव का दाब
गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो बच्चों, द्रव का दाब P, द्रव का दाब P और द्रव स्तंभ की ऊंचाई h, द्रव के घनत्व D तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर एक गणितीय सूत्र है P बराबर h/dg। इसमें क्या होता है कि G का तो एक निश्चित मान होता है 9.8 होता है और मीटर 9.8 होता है और या फिर 10 भी होता है। अब इसमें क्या है, अगर हम P का मान निकालना है तो H और D G के मान दिए जाएंगे, या फिर H का मान निकालना है तो बाकी 3 मान दिए जाएंगे। इस प्रकार हम इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में या इस इकाई में हमने क्या क्या सीखा है, ये देखिए क्या क्या सीखा है। बल में दिशा एवं परिमाण होता है, ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबवत बल को दाब कहते हैं। अविलंबवत मतलब इस तरह से सीधा खड़ा 90 डिग्री पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, अविलंबित बल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबित बल को क्या कहते हैं, दाब। पृथ्वी की सतह से लगभग 1 से 10 मीटर ऊंचाई जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान 1 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर नीचे गिर जाता है। पृथ्वी की सतह से लगभग 1 से 10 मीटर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान 1 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर नीचे गिर जाता है। आगे देखिए बच्चों, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं, जो कि इसी भाग में बताया है। घनत्व के बारे में आपको इसी भाग में समझाया है कि द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व उस वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व को अनुपात को क्या कहते हैं, वस्तु का अपेक्षित घनत्व। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है तथा आयतन न्यूनतम। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, और भार में यह आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। द्रव का दाब P और द्रव की स्तंभ की ऊंचाई h, घनत्व D तथा गुरुत्वीय त्वरण G है तो P बराबर h/dg। P बराबर h/dg। तो बच्चों, इकाई 11 का सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, अगली वीडियो के साथ फिर मैं आऊँगी।